नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ एमपीसी में। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आवाज़ की कमेटी, जहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मिरर करने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू हुई है उसमें क्या हो सकता है, ब्याज दरों को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के क्या उनके असेसमेंट्स हो सकते हैं और क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिस पे वो अपनी राय रखेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली बार आपको याद होगा कि मिड पॉलिसी आरबीआई ने रेट इंक्रीज किए थे 0.4% के और सीआरआर भी बढ़ाया था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार की पॉलिसी में जो बुधवार को आने वाली है उसमें क्या होगा। इसीलिए हमने आवाज़ एमपीसी जो हमारी हर पॉलिसी से पहले होती है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आज जिनके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ उससे आपका परिचय करा दूँ। आवाज़ एमपीसी में क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी जी हमारे साथ होंगे, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य जी और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अदिति जी, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो एकदम बिल्कुल सिंपल प्लेन सवाल कि अगर ब्याज दरें बढ़नी है तो कितनी बढ़नी है, इसका जवाब चाहिए। थैंक यू। देखिए, ब्याज दर तो बढ़नी ही बढ़नी है, कितनी बढ़नी है इज द क्वेश्चन, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है, जो आउटलुक है, वो क्लियरली काफी महीनों तक जो एमपीसी का 2 to 6% का रेंज है उसके ऊपर ही रहेगा। और इस पूरे साल का एवरेज हम 6.5% पे एस्टिमेट कर रहे हैं आफ्टर ऑल द मेजर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन इज कितनी बढ़ेंगी। हमारा अनुमान है कि रिपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज इस बार की पॉलिसी में दिखेगा और 35 बेसिस पॉइंट्स ईच अगली 2 पॉलिसीज में, जो सितंबर एंड की पॉलिसी में फिर हमको रिपो रेट 5.5% पे जाके दिखेगा। और उसके बाद शायद एक पॉज हो सकता है टू रियली अंडरस्टैंड कि ग्रोथ का जो अंडरलाइन मोमेंटम है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग सितंबर तक प्री कोविड वाले से ज्यादा ऊपर निकल जाएंगे क्या? देखिए, प्री कोविड पहले तो हमारा ये अनुमान था कि 515 का जो प्री कोविड का रेट था वो अगस्त तक हम एक बार जब पहुंच जाएंगे उसके बाद एक पॉज होगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि शायद पॉज सितंबर की पॉलिसी के बाद होगा। तो एक और रिपो हाइक 35 बेसिस पॉइंट्स का सितंबर में करने के बाद उसके बाद एक पॉज लिया जाएगा ग्रोथ के डायनामिक्स को थोड़ा और क्लियरली 35 बेसिस पॉइंट्स का सितंबर में करने के बाद उसके बाद एक पॉज लिया जाएगा ग्रोथ के डायनामिक्स को थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए। यानी कुल मिला के 1.15% तक की हाइक आप एक्सपेक्ट कर रही हैं अगली 2 और पॉलिसीज को मिला लेते हैं जी। सौगत, आपका अनुमान क्या है? ब्याज दरें बढ़ेंगी क्या? हालांकि आरबीआई गवर्नर ने हमारे साथ एक इंटरव्यू जो लता वेंकटेश जी ने किया था उसमें उन्होंने कहा था कि बढ़ना तो है, ये तो बड़ा ओपन सीक्रेट है, कितनी बढ़ेंगी ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो कितनी बढ़ेंगी अगर आपके हिसाब से बढ़ेंगी तो, और क्या असेसमेंट आप लेके चल रहे हैं? तो हमारा भी अंदाजा वही है कि अभी जो अगला इन्फ्लेशन की जो प्रिंट हम लोग देख रहे हैं 7.1 7.2 करीब मई महीने की इन्फ्लेशन, वो उसको लेके चले और हमारा इन्फ्लेशन का 6.65 करीब इन्फ्लेशन के उम्मीद है, एवरेज इन्फ्लेशन। तो ये यदि लेके चले तो इस बार का 35 से 50 बेसिस पॉइंट का हाइक 4.4 से लेके कहीं पे भी 4.9 तक के 4.8 तक के करीब जा सकता है। और उसके अगले बार वो पूरा जो जैसे अदिति कह रही थी कि 5.15 तक के, अगस्त तक के वो बराबर ले जाएंगे 5.15 या 5.25। कितना होगा वो उनके जो इंटरनल स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज वगैरह है, उस पर डिपेंड करेगा कि उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा चल रहा है, उसके मुताबिक वो कैलिब्रेट करेंगे उनके रेट हाइक्स। ओके, तो 0.35% से 0.5% तक, लगभग आधा % तक ब्याज दरें बढ़ सकती है। दूसरी राय ये निकल के आ रही है। एक तीसरी राय लेते फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। जोशी सर, आपको क्या लगता है ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी? देखिए, आपने सही कहा, फ्रंट फुटिंग तो उन्होंने कर ली है और ये भी कह दिया है गवर्नर साहब ने एक इंटरव्यू में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना नो ब्रेनर है।
तो मतलब इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा। या बात यह है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। अगर मैं उनके पुराने एक्शन को देखूं, उन्होंने अचानक ही सडनली 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, तो इससे ये लगता है कि फ्रंट लोड करने की आवश्यकता है। तो अभी जितना जल्दी हो सके आप प्री पैंडेमिक लेवल तक रिपो रेट को ले आइए, उसके लिए 50 बेसिस पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो मेरा मानना यह है कि 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। बताइए, आधा % तक के प्रेडिक्शंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो मतलब ब्याज दरें बढ़ना तो तय है, मार्केट को इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसके आगे कहानी होगी। अदिति, चलिए इसको और डिटेल करते हैं। मैं इसको थोड़ा मिरर करने की कोशिश करूं। जैसे यूएस में देखिए, उन्होंने एक हाइक ले ली है और 2-3 और हाइक कितनी लेंगे उसकी बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन वहां पे अगर आप देखिए तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा रुकने की संभावनाएं काफी कम दिख रही हैं, क्योंकि वहां का जो जॉब डेटा है, वहां की जो सेल्स ग्रोथ है, वो बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। अगर हम उसी को अपने यहाँ मिरर करें तो हमारे यहाँ भी जो एनर्जी प्राइसेस की इम्पैक्ट है, जो सप्लाई साइड का इम्पैक्ट है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो कहीं से कम होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये जो असेसमेंट होगा महंगाई को लेकर के, वो क्यों कंफर्ट जोन में आएगा केवल मॉनेटरी पॉलिसी के भरोसे? देखिए, मेरे हिसाब से जो डायनामिक्स है अमेरिका में और इंडिया में, वो काफी फर्क है। अमेरिका में देयर आर मेनी मोर सिग्नल्स कि उनके डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया में अभी डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, अनइवन है, बहुत पैची है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो पहली बात तो सप्लाई साइड की वजह से बहुत कंसर्न्स है, और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से बहुत कंसर्न्स है। लेकिन अगर हम आगे और देखें तो जो इंटरनल डायनामिक्स हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के, वहां एक क्लियर ट्रेंड है कि ब्रॉड बेसिंग हो रही है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई है। गवर्नमेंट ने काफी ऑलरेडी जो हमने देखा, क्रूड एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कम कर दी गई, वीट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी स्टेप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। अभी तक तो कोई एविडेंस ऐसे नहीं है कि वेज इन्फ्लेशन स्पाइरल सेट इन हो चुका है। लेकिन इस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को क्लैंप डाउन करना और कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें लग रहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच के एक रेट हाइक और हो जाएगी सितंबर में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहिए एमपीसी को, ताकि ग्रोथ की जो सिचुएशन है, 4 रेट हाइक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले महीने की सरप्राइज से लेके सितंबर तक, उसके बाद कितना इम्पैक्ट आया है ग्रोथ के ऊपर, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो प्राइसेस बढ़ रही है, उससे भी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब देखना मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए टर्मिनल रेट अभी के लिए तो हम 5.5% के ऊपर नहीं देख रहे। ओके, सौगत, जो हमने पिछला जीडीपी का नंबर देखा था, उसमें क्वार्टर देखिए तो कई जगहों पे सीरियस प्रॉब्लम भी थी। बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं साल भर वाला या 4.1 क्वार्टर का, तो वो तो ठीक दिख रहा था। लेकिन जब कंपेयर करें सीक्वेंसली तो उसमें कई जगहों की दिक्कत थी, एक्सेप्ट कि सर्विस जो कि बहुत नीचे, उसमें ऐसा लगता है कि एक बाउंस बैक आने की तैयारी है टच बेस्ड सर्विसेज पे। तो ये एक और इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। आजकल के अगर आप चैनल चेक लीजिए, आप लोग वीकेंड में छुट्टियां मनाने का प्लान कर रहे होंगे, तो होटल में जगह नहीं है, फ्लाइट में टिकट इतने महंगे हैं, कहीं जाइए तो रूम नहीं है, रेस्टोरेंट में जाइए तो बुकिंग करनी पड़ रही है। ये सब दिखा रहा है कि डिमांड कम से कम इन जगहों पे तो हो रही है। तो फिर जो इन्फ्लेशन का अनुमान हम लोग लेके चल रहे हैं कि आगे कम हो जाएगा, वो कहाँ से मैनेज होगा, कंसिडरिंग कि क्रूड ऑयल नीचे नहीं आ रहा है? मैंने बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने इससे तो बेहतर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। सर्विसेज में बहुत तेजी दिखने को मिल रही है, पूरे सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में। तो हम लोग का जो इन्फ्लेशन का जो अनुमान है कि पहले 2 क्वार्टर में 7 के ऊपर रहेगा, फिर उसके तीसरी क्वार्टर में 6 के 7 उतर के 6, फिर अगले क्वार्टर 4th क्वार्टर में जाके कहीं पे 6% के नीचे आने की संभावना है। ये बहुत सारा वो बेस इफेक्ट प्ले कर रहा है कि पिछले साल के क्वार्टर्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ करता था, उसके मुताबिक कितना आगे चल रहा है, वो प्ले कर रहा है। और याद रखिएगा कि इसमें जो हम लोग जो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन, ये हमारे अंदाजे में ये $100 पर बैरल क्रूड ऑयल के असम्पशन पे के मुताबिक है। ऑयल यदि ऊपर रहे, उसके ऊपर रहे और लग रहा है कि ऊपर रहेगा, तो ये इन्फ्लेशन के ट्रैजेक्टरी फिर से और ऊपर जाने की संभावना। तो मॉनेटरी पॉलिसी का तो थोड़ा बहुत लिमिटेड रोल है, ये खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगा।
देखिए मैंने जितना भी सप्लाई शॉक्स वगैरह है, 2 साल से यदि कोर इन्फ्लेशन यदि 5-5.5% के ऊपर लगा रहे, उसका अंदाजा है कि थोड़ा बहुत डिमांड तो सिस्टम में है। ये खाली सप्लाई शॉक्स के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन इतना परसिस्टेंट और स्टिकी नहीं रहेगा इसके। तो मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन ये पूरा कोऑर्डिनेटेड साल इसमें कि फिस्कल साइड से कुछ टैक्स कट हो या कुछ सब्सिडीज का ज्यादा दे, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा ये इन्फ्लेशन को 5% तक के उतारने के लिए, वो तो अब क्लियर है। जी अदिति, आपने समर वेकेशन का प्लान किया, अंदाजा लिया कुछ? देखिए, आई थिंक मैंने पिछले महीने भी आपकी शो में यही बोला था कि अभी हम बिहेवियरल जो डायनामिक्स है वहां पे स्प्लिट देख रहे हैं। 3 चीजें हम देख रहे हैं। एक तो है कि जो लोअर टू मिड इनकम ग्रुप है वहां पे कुछ हाउस ऐसे हैं जहां पे इनकम सर्टेनिटी अब ज्यादा बेटर है पिछले 2 सालों से, तो वहां शायद कंजम्पशन डिमांड थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ऐसे हाउस हैं जहां इमीडिएटली एक प्रेशर आया है हायर फ्यूल प्राइसेस से, हायर एडिबल ऑयल प्राइसेस से, वेजिटेबल प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं, तो उनकी जो डिमांड है बाकी आइटम्स के लिए वहां पे एक कंस्ट्रेंट हमें दिख रही है। और तीसरा यही बात जो आप भी कर रहे हैं, शौकत जी भी कर रहे हैं, कि जो सर्विसेज की डिमांड है 2 साल के पैंडेमिक के बाद क्लियरली एक पिवट है कि लोग सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे शायद इतना फोकस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि इतनी गर्मी है तो हो सकता है कि बावजूद इसके कि प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फ्रिजेस और एसीज का डिमांड शायद कायम रहे। बट जनरली मेरे हिसाब से समर हॉलीडेज में तो अभी सर्विसेज पे ही ज्यादा फोकस रहेगा। इससे सर्विसेज की इन्फ्लेशन एक नया फैक्टर बन रहा है जो ओवरऑल इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ खींचेगा और नीचे आने से रोकेगा। अदिति, एक सवाल और आपसे, क्रूड का जो भाव इस समय चल रहा है वो 120-19 की रेंज में चल रहा है और ओपेक ने बड़ी कोशिश की प्रोडक्शन बढ़ाने की, 6,48,000 कर दिया, अनुमान से कहीं ज़्यादा 2 लाख, लेकिन उसके बावजूद क्रूड नीचे नहीं आया। तो उसके कई तरह के लोग तरह तरह के कारण दे रहे हैं कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, केवल सऊदी अरब यही छोड़ दें तो, और डिमांड चाइना की तरफ से बड़ी बूस्ट हो रही है, सब कुछ खुल गया है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्रूड का क्या असेसमेंट लेके चले, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। सरकार का तो मुझे ध्यान है जो पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे आया तो $75 पे ही फंसे हुए थे, अभी $120 चल रहा है। तमाम टेक्निकल चार्टिस्ट से कह रहे हैं कि अगर 120 पे 2-3 दिन रुक गया तो 130 पहुंच जाएगा ये। तो आप लोग अपनी एजेंसी में क्या कैलकुलेशन जब आप कर रहे हैं बैठ के सब कुछ, तो उसमें क्रूड का प्राइस क्या लेके चलते हैं? अदिति जी, आपसे। देखिए, मेरे हिसाब से अब हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू लिव विद हायर क्रूड फॉर लॉन्गर। तो अब हमने अपना असेसमेंट करंट मंथ और अगले मंथ का तो ऊपर कर ही दिया है, लेकिन मुझे लगता है आगे जाकर भी जो हम कुछ हफ्तों पहले या 1-2 महीने पहले जो हमें लग रहा था कि अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में सेटल चीजें हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी डीएस्केलेट हो जाती है, तो शायद क्रूड 90 पे आ जाएगा टुवर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर। मेरे हिसाब से अब ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लग रहा है और 100 का तो बेस हमें लेके चलना चाहिए। 100 से 120 की शायद ब्रॉड रेंज अब हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगले 6-8 महीने के लिए। 100 से 120 की एक रेंज लेके चलना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने एस्टिमेट रिवाइज भी कर रहे हैं। जोशी सर, आप लोगों को लगता है कि आरबीआई हायर साइड में अपना इन्फ्लेशन एस्टिमेट रिवाइज करेगी? क्योंकि ये भी उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि एमपीसी बैठेगी तो अब नए तरीके से सोचेगी, अब वो ट्रांजिटरी फेज वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, परमानेंट वाला फेज दिखेगा। तो आपके हिसाब से क्या अनुमान लगा रहे हैं? आप लोग भी क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, महंगाई की दर ये तो निश्चित है कि 5.7% जो आरबीआई का अनुमान था उससे ज्यादा होगी। हमारा अभी जो फोरकास्ट है वो 6.3% है विद एन अपवर्ड बायस। तो मुझे लगता है कि 6-6.5 के बीच में कहीं आरबीआई प्रोजेक्शन करेगा सीपीआई इन्फ्लेशन की और गाइडेंस देगा कि अपवर्ड बायस है इस प्रोजेक्शन को, क्योंकि अभी रिस्क जो इन्फ्लेशन के लिए वो अभी बरकरार है, वो अभी कहीं गए नहीं है और फूड इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। हंड्रेड से 120 की रेंज लेके चलना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने एस्टिमेट रिवाइज भी कर रहे हैं। जोशी सर, आप लोगों को लगता है कि आरबीआई हायर साइड में अपना इन्फ्लेशन एस्टिमेट रिवाइज करेगी? क्योंकि ये भी उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि एमपीसी बैठेगी तो अब नए तरीके से सोचेगी, अब वो ट्रांजिटरी फेज वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, परमानेंट वाला फेज दिखेगा। तो आपके हिसाब से क्या अनुमान लगा रहे हैं? आप लोग भी क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए,
ओके ऐसे जोशी जी, इसी समय आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप लोग क्रूड का क्या असेसमेंट लेके चले हैं? जैसे अदिति कह रही है 100 से 120 के बीच में रहना चाहिए, बहुत सारे जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो 110 से 115 की रेंज मान के चल रहे हैं पूरे साल के लिए एवरेज। आप लोगों को क्या अनुमान है? देखिए, जो आरबीआई की रेट इंक्रीज है ना, उससे क्रूड और फूड इन दोनों में तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ सकती, पर क्योंकि जब क्रूड बढ़ता है तो उसकी ट्रांसमिशन इकोनॉमी में होती है, तो वो ट्रांसमिशन सेकेंड राउंड इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसको रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करती है। तो जो महंगाई की दर है उसको तीन तरह से अटैक किया जा रहा है। पहला, आरबीआई रेट बढ़ा रहा है। दूसरा, क्योंकि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है तो वहां पे जड़ पे उसको अटैक करने के लिए ड्यूटीज कम की गई हैं। और तीसरा ये है कि क्योंकि महंगाई जो है वो गरीबों को ज्यादा मार पड़ती है इसकी, तो इसलिए उनको सब्सिडी बिल भी बढ़ाना पड़ा है। तो ये तीन चीजें हो रही हैं महंगाई को काबू में लाने के लिए। ओके, ट्रिपल इफेक्ट है और इसको ही ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रूड के जो अनुमान है वो 115-120 के रेंज में आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी में। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में क्या करने वाला। तो एक बात साफ निकल के हमारे तीनों ही एक्सपर्ट मानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, वो आधे % तक हो सकती है। 0.35 से 0.5% तक की बढ़ोतरी इस पॉलिसी में हो सकती है और आगे भी एक बार और बढ़ोतरी होगी। सितंबर के बाद फिर देखा जाएगा पॉज होता है कि नहीं होता। तो मतलब कुल मिला के प्री कोविड लेवल के स्तर में पहुंच सकते हैं जो 5% से 5.25% के बीच में होगी। स्वागत आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक बड़ी डिबेट चलती है कि फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा काम करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा काम करेगी। तो आरबीआई तो अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रहा है, सरकार ने अभी कुछ मेजर्स लिए हैं, क्या ये काफ़ी है या कुछ और भी करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से? देखिए, अंदाजा तो है आइडियली सरकार, सेंटर, केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिला के और कुछ टैक्सेस वगैरह कम करने की शायद जरूरत है ये समय पे। लेकिन उनका फिस्कल सिचुएशन तो बहुत तगड़ा नहीं है, फिस्कल ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जो टैक्स के भी जितने जो टैक्स के अनुमान, एस्टिमेट जो लगाए थे, फोरकास्ट किए थे ये FY23 के लिए, वो भी शायद वहां पे भी थोड़ा बहुत कमी आने की संभावना है। क्योंकि अभी भी ग्रोथ काफी तगड़ा है अभी भी, लेकिन अभी जो आप मीडिया में सुन रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट है, एमएसएमईज वगैरह, वहां पे काफी तगड़ा हिट हो रहा है, वहां से भी धीरे धीरे ग्रोथ करने की आशंका है। तो सर्टेनली नॉमिनल ग्रोथ हाई रहेगा तो कुछ टैक्सेशन बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल फिस्कल स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। मैंने बहुत ज्यादा, शायद कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा बोरोइंग भी करना पड़े, वो ये रेट साइकिल में बहुत ज्यादा मार्केट्स को बहुत एनकरेज नहीं करेगा। तो मैंने बेसिक जो तगड़ा उनका अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉलिसी टूल्स में, वो मॉनेटरी पॉलिसी की रहेगी। लेकिन यहाँ भी संकोच है कि इस बार ये साइकिल में रेट इंक्रीज, जो बैंक के रेट्स जो ट्रांसमिशन है, वो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा लोन सभी रिपो रेट के साथ लिंक हो गया है। तो वो यदि हो, वहां से भी फिर वो जो गवर्नर जो कहते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज, स्टेबिलिटी इश्यूज, वो रहेगा, वो आने की संभावना है। क्योंकि बहुत ज्यादा ईएमआईज बढ़ जाए तो ये बोरोवर्स पे, पर्टिकुलरली जो स्मॉलर बोरोवर्स है, उन पे काफी सारा स्ट्रेन पड़ेगा। तो अभी बहुत कंट्रोल करके, बैलेंस करके आगे ये पॉलिसी के मेजर्स लगाने होंगे। टैक्स बढ़ा भी सकते हैं कहीं पे। अदिति, क्या विंडफॉल गेन टैक्स किसी के ऊपर लग सकता है क्या? देखिए, हमारा ये एस्टिमेट है कि जो गवर्नमेंट ने बजट एस्टिमेट अपने FY23 के बनाए थे, उसमें जो टैक्स रेवेन्यू की अजम्पशन थी और जो नॉमिनल जीडीपी की अजम्पशन थी, वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी इन हाइंडसाइट। तो हमें लगता है कि एक्चुअली जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक्साइज कट के बावजूद बजट एस्टिमेट से काफी ऊपर रहेगा। ये सब्सिडीज ऑलरेडी बहुत बढ़ा दी गई हैं। नेट अगर करें तो हमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट में अप टू 1 लाख करोड़ का स्लिपेज हो सकता है, अगर कहीं भी कोई भी एक्सपेंडिचर सेविंग नहीं मिले। और एक्सपेंडिचर सेविंग तो देखिए हर साल होती ही होती है। तो एज ऑफ नाउ हम एक मॉडेस्ट फिस्कल स्लिपेज देख रहे हैं, जो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसकी वजह से बोरोइंग्स को H2 में बढ़ना पड़े। लेकिन
एज ऑफ नाउ फिस्कल सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलार्मिंग नहीं लग रही, बट येस एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेस और सपोर्टिव मेजर्स आपको लाने के लिए नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स का सबसे मुझे लगता है अभी बिगेस्ट कंसर्न ये होगा कि 25 दिन के अंदर अंदर जीएसटी कॉम्पनसेशन का पीरियड खत्म होने वाला है, तो एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट करना कि वो फ्यूल पे वैट घटाएंगे, मुझे लगता है ये अभी के लिए तो थोड़ी एक अनरीजनेबल या अनलाइकली एक्सपेक्टेशन रहेगी। अनलाइकली, बीच बीच में चर्चाएं उठती रहती हैं कि क्या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे कुछ टैक्स लग सकता है क्या, पता नहीं, अभी तक तो इनकार किया गया है। हालांकि यूएस और यूके में लग गया, यूएस में तैयारी है। जोशी सर, ग्रोथ के ड्राइवर्स, जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की कि क्वार्टरली नंबर्स या एनुअल नंबर्स देखेंगे तो ठीक लगते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि अगले क्वार्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कौन से वो ब्राइट स्टार्स हैं या कहां पे आपको लगता है कि थोड़ा और दिक्कत हो सकती है आगे जाते हुए? इस क्वार्टर का नंबर तो बहुत अच्छा आएगा। जो अभी तक जो इंडिकेशंस हैं अप्रैल और मई में जो सर्विसेज सेक्टर है उसका रिबाउंड काफी स्ट्रांग है, और ये जो पीएमआई सर्विसेज का कल जारी हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो है बहुत तेजी से रिबाउंड कर रही हैं। तो ये एक तरह से कुशन करेगा जो आपका दूसरे सेक्टर्स में जो थोड़ा धीमापन दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा क्योंकि गेहूं की पैदावार पे असर हुआ है और कई क्रॉप्स को भी हीट वेव का असर पड़ा है। तो कृषि क्षेत्र का जो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस रहा है वो उसमें थोड़ा सा आपको मंदी दिखाई देगी, और मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा हल्की कमजोरी है क्योंकि ये जो सप्लाई शॉक है इसका असर उस पर दिखाई दे रहा है। पर सर्विसेज जो है ना वो इसको ऑफसेट करेगा, तो सर्विसेज आगे इकोनॉमी को अभी फर्स्ट क्वार्टर में आगे ले जाएगा। ओके, तो सर्विस सेक्टर बढ़िया करेगा और कृषि जो चौथी तिमाही में बहुत अच्छा था वो थोड़ा सा लैग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी लैग करेगा। तो आगे जाते हुए ग्रोथ के नंबर्स इस तरह से आते हुए दिखेंगे। लेकिन आवाज एमपीसी की राय ये बन के निकल के आ रही सभी एनालिस्ट की, और ये कंसेंसस है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी तो उसकी एक रेंज है 0.35% से 0.5% तक। देखते हैं कि इसमें क्या, किस तरह हम लोग सही बैठते हैं, कितना इजाफा होगा, और इन्फ्लेशन का नंबर भी अपवर्ड रिवाइज होगा, जैसा कि जोशी जी यहाँ पे कह रहे हैं और बाकी सारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। आदित्य भट्टाचार्य साहब और जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग एक बार फिर से 8 तारीख को बैठेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता पॉलिसी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर।